तो यार टोक्यो रिवेंजर मैंने अभी अभी देख करके खत्म करी और ये वन ऑफ द वर्स्ट सीरीज है यार। टोक्यो रिवेंजर्स कितनी अच्छी है भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट है सच में। इसके अंदर का जो टाइम ट्रेवल है लिटरली वो समझ के परे है भाई साहब, कुछ समझ नहीं आएगा ना कुछ समझाया गया है। इस सीरीज के अंदर जो टाइम ट्रेवलिंग ट्विस्ट है ना, नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल। तो इसका मेन कैरेक्टर कितना रोता है भाई, जब देखो जब बस रोता ही रहता है, रोता ही रहता है भाई। इसके अंदर क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट की गई है, मतलब वाह यार। यहाँ पे 14-14, 15-15 साल के बच्चे अपनी गैंग बना करके बैठे हैं और लड़ रहे हैं। इस सीरीज के अंदर जो गैंग मेंबर्स की रिलेशनशिप है ना, वो फील होती है सच में। इनको देख करके ऐसा लगता है कि ये किसी बच्चे की फैंटेसी के ऊपर सीरीज बनाई गई है। भाई क्या चल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक एनिमे में से एक है। बहुत बेकार सीरीज है, देखने लायक नहीं है। तो यार ऐसी इसकी ऑडियंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ लोगों को इसकी जो स्टोरी है, जो इसकी टाइमलाइन दिखाई गई है, या फिर जो इसमें हमें सस्पेंस दिखाया गया वो बहुत पसंद आता है, और कुछ लोगों को ये पूरी एनीमे बहुत बेकार लगती है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एनीमे बहुत पसंद है, और मेरे अकॉर्डिंग कुछ लोगों को इसकी टाइमलाइन या इसकी स्टोरी समझ में नहीं आती, इस वजह से उनको एनीमे पसंद नहीं आती। वैसे इसमें कुछ चीजें बेकार भी है, तो अगर आपको जानना है कि इसमें क्या चीजें बेकार है, क्या चीजें अच्छी है, इसके क्या प्लॉट होल्स हैं, हमें एनीमे देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी सच में। अपनी मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस एनीमे का एक शॉर्ट सा स्पॉइलर फ्री ओवरव्यू दे देता हूं, ताकि अगर किसी को नहीं पता कि एनीमे किस बारे में है तो उनको भी पता चल जाए कि एनीमे एग्जैक्टली है क्या चीज। तो टोक्यो रिवेंजर एक बहुत ही पॉपुलर एनीमे है जिसको केन होकोई ने लिखा था। इसकी स्टोरी एक्शन, टाइम ट्रैवलिंग और ड्रामा से मिल करके बनी है, और इसकी स्टोरी जो रिवॉल्व करती है वो रिवॉल्व करती है ताकेमिची के अराउंड, जो हमारे इस स्टोरी का, इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है ताकेमिची को दिखाते हुए, जो अपने लेट 20s में, और ये एक बहुत ही मिजरेबल और एक बहुत ही अनफुलफिलिंग लाइफ जी रहा है। मतलब ये सुबह से लेकर के शाम तक बस हर किसी से सॉरी बोलता रहता है, रोता रहता है, बुली होता रहता है, छोटे छोटे बच्चों से बुली होता रहता है, हाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी एक दिन इसे पता चलता है कि एक लड़की का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट के पीछे एक गैंग का हाथ है। अब वो लड़की कौन है, वो गैंग कौन है, ये सारी चीजें जानने के लिए तो आपको इस एनीमे को ही देखना पड़ेगा। तभी एक दिन इसके पास समहाउ टाइम ट्रेवलिंग पावर्स आ जाती हैं, जिसकी मदद से टाइम में पीछे जाता है, उसी गैंग से दोस्ती करता है। पर ऐसा क्यों, और ये उस गैंग के लिए मरने के लिए क्यों रेडी हो जाता है, इन सब का आंसर आपको एनीमे देख करके ही मिलेगा। आप इस सीरीज को जरूर देख सकते हो, इसको देखने में आपको सच में बहुत मजा आएगा। वैसे ये जो सीरीज है बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करती है, जैसे फ्रेंडशिप, रिडम्पशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, टोक्यो अंडरवर्ल्ड, द हाई स्टेक ऑफ वर्ल्ड ऑफ गैंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और भी बहुत कुछ। तो अगर आपको कुछ अलग देखना है, कुछ एक्शन टाइप देखना है, कुछ थ्रिलिंग देखना है, कुछ कैरेक्टर प्रोवोकिंग थीम टाइप देखना है, तो आप टोक्यो रिवेंजर्स को जरूर देख सकते हो। इसको देखने में आपको सच में बहुत मजा आएगा। वैसे हमारा स्पॉइलर फ्री ओवरव्यू यही खत्म होता है, तो अगर आपको स्पॉइलर से डर नहीं लगता है और आपको जानना है कि इस एनीमे में क्या है, क्या ये एनीमे देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख सकते हो। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएंगे। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार स्पॉइलर नहीं चाहिए, तो आप इस वीडियो को यहीं रोक दो और पहले आप जाकर के टोक्यो रिवेंजर्स देख लो। मेरी बात मानो, बहुत अच्छी है। आप उसके बाद इस वीडियो को देखना, आपको फिर भी बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। वैसे अगर आपने इस एनीमे को ऑलरेडी देख रखा है तो आप मेरे को जरूर बताना कि इसके अंदर आपका फेवरेट सीन कौन सा है। मेरा फेवरेट सीन तो वो वाला है जब राकिन 100 ब्लैक ड्रैगन मेंबर्स को मार करके आराम से बाहर बैठा हुआ था, और उस समय क्या फील आती है भाई साहब, जबरदस्त। तो हमारा स्पॉइलर फ्री ओवरव्यू यही खत्म होता है। वैसे ये एनीमे बहुत इजी है, इसको आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, पर फिर भी इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो लोगों को इतने अच्छे से समझ में नहीं आती हैं, हो सकता है आपको भी ना है। तो यहाँ पर मैं दो ऐसी चीजों के बारे में मेन बात करने वाला हूँ जो लोगों के समझ में इतनी इजीली नहीं आती हैं। तो फर्स्ट चीज आती है जिससे लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो है टाइम ट्रैवलिंग मेस। कुछ लोगों को टोक्यो रिवेंजर्स का टाइम ट्रैवलिंग समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से काम करता है। वैसे इसे हिनाटा के भाई नारुतो ने ऑलरेडी समझा रखा है, पर चलो फिर भी मैं इसे अपने थोड़े इजी वर्ड्स में समझा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। तो यार देखो, ताकेमिची जब भी नारुतो से हाथ मिलाता तो एग्जैक्टली 12 साल पीछे जाता है। मतलब वो नहीं जाता, सिर्फ उसका माइंड जाता है। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि दो ताकेमिची हैं, एक है प्रेजेंट वाला, मतलब कह लो फ्यूचर वाला ताकेमिची, और एक है पास्ट वाला ताकेमिची। जब फ्यूचर वाला जो ताकेमिची है, जब वो पास्ट में जाता है तो उसकी सिर्फ माइंड जाता है, और उसका जो माइंड है वो पास्ट वाले ताकेमिची के माइंड को टेक ओवर कर लेता है। तो फिर कई सारे लोगों के दिमाग में आता है कि फिर जो पास्ट वाला ताकेमिची है उसका दिमाग क्या फ्यूचर वाले में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पास्ट वाला ताकेमिची है उसका माइंड वहीं रहता है, बस फ्यूचर और ताकेमिची का माइंड उसे टेक ओवर कर लेता है। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो पास्ट और ताकेमिची उसका दिमाग सो जाता है और उसकी जगह आकर के
फ्यूचर टाकीमिची का दिमाग ले लेता है, और जो हमारे फ्यूचर टाकीमिची की जो बॉडी रहती है वो एक तरीके से कोमा में चली जाती है। अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं एक इजी तरीके से समझाने का, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने एक इनर पहन रखा है, वो है आपका पास्ट वाला टाकीमिची। अब आपने उसके ऊपर इसे एक शर्ट पहन लिया, तो वो हो गया आपका फ्यूचर वाला टाकीमिची। पर दोनों तो एक ही बॉडी पर है ना, पर जो भी आदमी देखेगा वो तो सिर्फ आपकी शर्ट को ही देख पाएगा, मतलब फ्यूचर वाले टाकीमिची को, जब तक वो है वहां पे। तो इसी तरीके से कुछ इसका भी कंसेप्ट काम करता है। जब तक फ्यूचर टाकीमिची पास्ट वाले टाकीमिची की बॉडी में रहता है, तब तक सिर्फ फ्यूचर वाले टाकीमिची की कॉन्शियसनेस काम करती है, और पास्ट वाले को कोई नहीं जान पाता कि वो पास्ट से है। अगर मैं इस चीज का एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल दूं कि मैं ये थ्योरी कैसे बना रहा हूं, तो स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में हिनाता ने ये चीज बहुत बार बोली है कि मेरे को ऐसा फील होता है कि तुम एक दूसरे टाकीमिची हो, मतलब तुम बहुत ही मैच्योर एक्ट कर रहे हो आज, पर कल तक तो तुम मैच्योर एक्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरे इस वाले पॉइंट ने मेरे ख्याल से आप लोगों को समझा दिया होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। वैसे पास्ट वाला टाकीमिची बहुत ही अजीब सा था, एक क्राई बेबी था और उसको इतनी समझ नहीं थी। पर ऑब्वियसली जो हमारा फ्यूचर वाला टाकीमिची है उसके अंदर एक मैच्योरिटी है, तो वो जितने भी डिसीजंस लेता है सारे अपने डिसीजन थोड़ी मैच्योरिटी के साथ लेता है। इसीलिए आप देखोगे कि जितनी बार भी हमारा फ्यूचर वाला टाकीमिची पास्ट में जाता है, उतनी बार वो खुद को एक बहुत ही अलग ही सिचुएशन में पाता है। जैसे कई बार वो कोई सेक्स करने की कोशिश करते हुए पाता है, कई बार वो टोमान को छोड़ते हुए पाता है, कई बार कुछ अलग ही अजीब से सिचुएशंस में पाता है। तो आप ये चीज देख करके समझ सकते हो। फिर सेकंड पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इसे इतना पसंद नहीं करते हैं, कह लो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, वो है इस टोक्यो रिवेंजर चाइल्डिश। मतलब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यार इस एनिमे में तो 14-14, 16-16 साल के बच्चे अपनी गैंग बना करके बैठे हैं, बाइक्स पर घूम रहे हैं, रड़ रहे हैं। यार ये तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी एक छोटे से बच्चे की फैंटेसी को ड्रॉ कर दिया गया है। तो यार मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इसके टाइम ट्रैवलिंग वाले सेक्शन को हटा दें और उसको हटा करके देखें, तो ये वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक एनिमे है। मैंने ऐसा क्यों बोला मैं समझाता हूं। अगर आप वर्ल्ड वॉर के बाद से देखो तो ऐसी पूरी दुनिया में बहुत सी गैंग्स बनी हैं इन रियल लाइफ। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर भी बहुत सी गैंग्स बनी हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम गैंग, बिहार गैंग, कोलकाता माफिया, छोटा राजा गैंग, या फिर मुंबई माफिया अंडरवर्ल्ड, और भी बहुत सारे। तो इसी तरीके से कई सारी गैंग्स जापान में भी बनी थी। और फिर अगर आप अपने आसपास देखो तो ये जो 14-14, 16-16 साल के बच्चे रहते हैं, फिर कह लो जो टीनेजर्स रहते हैं, उन्हीं के अंदर इतना मार धाड़ करने का, या वही इतने इंपल्सिव होते हैं कि वो ऐसे डिसीजन लें। आप अगर देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने आसपास ही मिल जाएंगे जो इस तरीके के छोटे मोटी गैंग से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग जिनको कोई सही ट्रैक नहीं मिलता, या फिर कई सारे होते हैं जो मतलब इतने सही से काम नहीं कर पाते, और फिर इनमें से कई सारे धीरे धीरे जाकर के किसी गैंग से ज्वाइन हो जाते हैं। हमारी जो मेन गैंग है जो हमें इस एनिमे में दिखाई गई है, हमारी टोक्यो मांजी गैंग, वो वन ऑफ द क्लीनेस्ट गैंग है इस पूरी एनिमे में। मतलब ये कोई भी उटपटांग काम नहीं करते जैसे बाकी सारी गैंग्स करती हैं, जैसे मर्डर, जैसे किडनैपिंग, और भी उटपटांग जितने भी काम होते हैं बाकी सारी गैंग्स भी करती हैं, पर ये गैंग ये सारी चीजें नहीं करती। तो इसके अलावा फिर बचता क्या है? मतलब क्या बचता है? सिर्फ लड़ाई, या फिर घूमना फिरना बाइक्स पे, या फिर अपने मतलब मोटिव को आगे रखना। तो वही चीज इसमें दिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें अगर हम हटा दें कि ये कोई गलत काम नहीं करते, तो कुछ बचता ही नहीं है, जिसको देख करके बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये तो एक बच्चों की फैंटेसी है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं है। वैसे इस एनिमे में हमें जितनी गैंग दिखाई गई है उसमें से ज्यादातर जितनी गैंग है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं रियल लाइफ की किसी गैंग से इंस्पायर्ड है। जैसे मैं टोक्यो मांजी गैंग की बात करूं तो वो एक ब्लैक एम्परर गैंग करके है, उससे इंस्पायर्ड है। वैसे मैं इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं, आप उसे ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वो वीडियो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है प्लॉट होल्स। वैसे टोक्यो रिवेंजर एक बहुत ही अच्छी एनीमे, इसे बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, पर क्योंकि कभी भी कोई भी एनीमे या कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं होती, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। इसके अंदर भी कुछ प्लॉट होल्स हैं जिनको ईगल आई वाले कुछ बंदों ने जरूर पकड़ लिया होगा। वैसे बहुत से लोग इसमें बहुत सारे प्लॉट होल्स निकाल देते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ 4 प्लॉट होल्स के बारे में बात करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि सेंसिबल है। तो हमारा पहला प्लॉट होल आता है हाउ नारुतो लिंक्ड विद ताकेमिचीज एबिलिटी। यार बहुत से लोगों को लगता है कि जब ताकेमिची टाइम ट्रैवल करके दोबारा फ्यूचर में आता है तो फिर नारुतो को कैसे सारी पॉसिबिलिटीज याद रह जाती हैं। मतलब ताकेमिची अगर टाइम ट्रैवल कर रहा है तो उसका तो सारी पॉसिबिलिटी याद रखना सेंस बनाता है, पर नारुतो की पॉसिबिलिटी तो हर बार शुरू से लिखी जाती है ना, तो उसको कैसे हर चीज याद आ जाता है। वैसे हमें इस सीरीज में इसका कोई आंसर तो नहीं दिया गया अभी तक, पर मेरे पास इसके लिए एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ताकेमिची को आप एक ताले की तरह समझ सकते हो और नारुतो को एक चाबी की तरह, क्योंकि लॉक और की हमेशा एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। इसी वजह से उसको उसकी मतलब जितनी भी
पॉसिबिलिटीज है वो याद आ जाती हैं। इसको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि दोनों के पास थोड़ी थोड़ी पावर्स है जिसकी मदद से ताकेमिची टाइम ट्रेवल कर पाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जितनी बार भी ताकेमिची पास्ट वाले नारुतो से हाथ मिलाता है उतनी बार प्रेजेंट वाले नारुतो को सब याद आ जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जितनी बार भी ताकेमिची पास्ट से फ्यूचर में आता है उतनी बार नारुतो को सब याद आ जाता है। या फिर कह लो उसकी मेमोरीज एक बार दोबारा ओवरराइट हो जाती हैं। मतलब नारुतो जो न्यू टाइमलाइन में जी रहा है उसको बचपन से लेकर अभी तक नहीं पता था कि क्या क्या हुआ है, पर जैसे ही ताकेमिची वापस से फ्यूचर में आता है वो सारा सीन करके, उसके बाद उसे अचानक से उसकी मेमोरी ओवरराइट होती है और उसे याद आता है कि हाँ पहले ये हो चुका है। और मैं अपनी इस थ्योरी को इस तरीके से प्रूफ कह लो या फिर कह लो डिफेंड कर सकता हूँ कि खुद ही नारुतो ने ये चीज न जाने कितनी बार बोल रखी है कि मेरी मेमोरीज अभी अभी जस्ट ओवरराइट हुई थी, तब मेरे को पता चला कि तुम इस टाइमलाइन में क्या कर रहे हो या फिर तुम इस टाइमलाइन में कहाँ हो, या फिर मेरी मेमोरी अभी अभी वापस आई है। इस तरीके से ना जाने नारुतो ने कितनी बार बोल रखा है। और नारुतो को एक पास्ट ना याद आकर के सारे पास्ट इस वजह से याद आ जाते हैं क्योंकि सारे पास्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। फिर हमारा सेकंड प्लॉट होल आता है माइकीज डिसीजन मेकिंग। तो यार बहुत से लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि माइकी के जो डिसीजंस होते हैं कई बार वो उसके प्रिंसिपल या उसके पर्सनैलिटी को मैच नहीं करते। कई बार वो इतना इम्पल्सिव या इतना इररेशनल एक्ट करता है कि उसको देख करके लगता ही नहीं है कि वो वही माइकी है जो अभी थोड़ी देर पहले तक था। तो यार माइकी को एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है डार्क इंपल्सिस। तो जब भी माइकी के साथ कुछ भी बहुत बुरा होता है तो उसके डार्क इंपल्सिस अपने आप ही कह लो एक्टिवेट हो जाते हैं। तब वो अपनी पर्सनैलिटी अपने प्रिंसिपल्स को भूल जाता है और बहुत ही इररेशनल एक्ट करने लग जाता है। और ये चीज मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज आप गूगल कर सकते हो या फिर अगर आपको स्पॉइल नहीं होना तो मैं बता दूं ये चीज मांगा में दिखाई गई है। हमें एनिमे में नहीं दिखाई गई है पर मांगा में दिखाई गई है। जब माइकी को पता चलता है कि काजुतोरो ने उसके भाई को मार दिया है वो तब भी काजुतोरो को मारने का सोचता है, पर बाजी उसे समझाता है कि काजुतोरो ने ये चीज जानबूझ करके नहीं करी है, वो चीज वो मीन नहीं करता था। पर जब काजुतोरो दोबारा आता है और उसे विलन करने लग जाता है और बाजी को भी मार देता है तो एग्जैक्टली उस टाइम पर माइकी के डार्क इंपल्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं और उस टाइम पर वो कितना इररेशनल एक्ट करने लग जाता है, कितना अजीब सा एक्ट करने लग जाता है। ये सारी चीजें तो हमने देख ही रखी हैं। वैसे मैं ये चीज मानूंगा कि माइकी कई बार थोड़ा अजीब एक्ट करता है पर मेरे अकॉर्डिंग वो चीज कंप्लीटली नॉर्मल है। वो एक एनीमे के फ्लो को दिखाने के लिए वो थोड़ा बड़ा तो हर एनीमे में चलता है। फिर हमारा थर्ड प्लॉट होल आता है टाइम ट्रेवल मैकेनिक्स। यार बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो टोक्यो रिवेंजर्स है उसके अंदर जो टाइम ट्रेवलिंग मैकेनिज्म है या फिर जो उसके रूल्स है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और इस चीज से मैं कंप्लीटली एग्री भी करता हूँ। जैसा मैं आज तक कभी नहीं बताया गया है कि ताकेमिची को उसकी पावर्स मिली कैसे या उसकी पावर ट्रिगर कैसे हुई। इस चीज का हमें आज तक कभी कोई सेंसेबल आंसर नहीं दिया गया है। और दूसरी चीज जिससे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या ताकेमिची 12 साल पीछे ही जा सकता है, क्या वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी चाहे वहां नहीं जा सकता। तो मैं इस चीज को ऐसे बोलना चाहूंगा कि ये एक क्रिएटिव चॉइस है। क्या पता इसका राइटर इसके टाइम ट्रेवलिंग मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करके इसे कोई साईफाई स्टोरी ना बनाना चाहता हो, वो इसे एक सिंपल स्टोरी रहने देना चाहता हो, वो एक रियलिस्टिक अप्रोच ही रखना चाहता हो ज्यादा से ज्यादा। वैसे इस राइटर की खुद की एक गैंग भी थी इन रियल लाइफ जिसमें शायद इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसको ये सही करना चाहता होगा पर शायद कभी कर ना पाया हो। और हो सकता है इसी वजह से इसने इसे ऐसी कोई स्टोरी लिखने का सोचा हो जिसमें ये बार बार फ्यूचर में या पास्ट में ट्रेवल करे, या फिर ऐसा कोई बंदा हो जो बार बार फ्यूचर और पास्ट में ट्रेवल करे और हर चीज सही करे। क्या पता ये ऐसा कुछ सोच करके स्टोरी को लिखा हो। तो जरूरी नहीं है ना कि आपको हर बार हर चीज की एक्सप्लेनेशन मिले। और ये जो 12 साल पहले जाने वाली चीज है ये भी मेरे ख्याल से राइटर की एक थिंकिंग ही है कि शायद अगर वो 12 साल पहले जा पाता तो शायद वो ये चीज सही कर देता, वो चीज सही कर देता, ऐसा कुछ। और ऐसी चीजें तो हमारे दिमाग में भी कितनी बार आती है ना, आपके भी दिमाग में कितनी बार आई होंगी कि काश मैं थोड़ा टाइम पहले चले जाता, या फिर मैं शायद 4 साल पहले चले जाता, इससे बात ना करता, 10 साल पहले चले जाता, ये चीज ना करता आज मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी होती, वो चीज ना करता मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी होती। तो सेम उसी तरीके से इस राइटर ने भी स्टोरी में लिखा है कि अगर वो 12 साल पहले जाकर के हर चीज सही कर पाता तो आज हर चीज सही होती। और ऑब्वियसली अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपको हर चीज पता होगा कि क्या चीज कैसे करना है, क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, तो सब चीज चेंज हो ही जाएगी। मतलब पर्सनैलिटी चेंज होने से सब चेंज हो जाता है। हो सकता है इसका राइटर भी यही सोच करके और उसने ये स्टोरी लिखी हो। मेरे अकॉर्डिंग हर चीज का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। फिर हमारा फोर्थ प्लॉट होल आता है कि ताकेमिची हर बार हर जगह सही टाइम पर कैसे पहुंच जाता है। जैसे कई बार कई सारी जगह पर फाइट्स हो रही होती है, वो वहां पर कैसे पहुंच जाता है, या फिर वो किसी क्रूशियल मोमेंट पर कैसे पहुंच जाता है। तो यार देखो इस चीज का आंसर मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है, क्योंकि ताकेमिची हमारा मेन कैरेक्टर है तो स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व होती है कि वो क्या कर रहा है कहाँ नहीं है, यही सारी। तो वो जितनी बार भी कहीं भी जाता है तो व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि यार ये वहां कैसे पहुंच गया। तो यार पहली बात तो ये कि वो मेन कैरेक्टर है, और दूसरी बात ये कि वो फ्यूचर से है, उसे पता है कि क्या चीज कौन से इंसिडेंट्स कहां पर होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली उस टाइम पर वो वहां पर पहुंच जाएगा ना, ताकि वो सारी चीजें वो होने से रोक सके।
तो ये चीज कोई इतना बड़ा प्लॉट होल नहीं है, पर जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को ये चीज क्लियर नहीं हो पाती मैंने देखा है, तो मैंने सोचा इस चीज को भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप लोग समझ पाओ कि वो कैसे पहुंच जाता है। तो यार अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। वैसे हर सीरीज में कुछ ना कुछ अच्छाइयां कुछ ना कुछ बुराइयां जरूर होती हैं, वैसे ही इस सीरीज में भी है। खैर मेरा जो अगला सेक्शन है गुड एंड बैड, उसको देखने के बाद आप मेरे को ये जरूर बताना कमेंट्स में कि आप कौन सी साइड हो। आपको टोक्यो रिवेंजर पसंद है, आप गुड साइड हो, या फिर आपको टोक्यो रिवेंजर नहीं पसंद, आप बैड साइड हो। देखते हैं कितने लोग किस साइड हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं व्हाई डू पीपल हेट टोक्यो रिवेंजर्स। तो यार जो सबसे पहला रीजन है जो मुझे लगता है कि टोक्यो रिवेंजर को इतनी हेट मिलती है वो है ट्रेंड्स। और ये चीज सिर्फ टोक्यो रिवेंजर के साथ नहीं, बहुत सारी एनिमे के साथ हो चुकी हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो बरूटो के साथ ही, अगर कोई भी एनिमे किसी भी एक बैड ट्रेंड में फंस जाती है तो उसके लिए उस ट्रेंड से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी बंदे ने किसी एनिमे की बुराई कर दी, और अगर वो खासकर कोई यूट्यूबर है तो बहुत सारे बंदे सिर्फ उसकी वीडियो देख करके उसे पर्टिकुलर एनिमे को हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो देखते भी नहीं है कि वो एनिमे अच्छी है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने एक बार अगर हेट करना स्टार्ट कर दिया तो वो फिर हेट बढ़ती जाती है। और मान लो उनमें से कुछ लोगों ने उसे रिव्यू को देखने के बाद भी एनिमे को देखने का चांस लिया तो वो लोग भी एक उसी मेंटेलिटी के साथ देखते हैं कि भाई ये एनिमे बेकार है, तो उनको वो एनिमे बेकार लगने भी लग जाती है। जिसके बाद वो दूसरों को भी जाकर के बोलते हैं यार तू जाकर के आ तो उस पर रिव्यू देख ले, और मैंने भी इस एनिमे को देखा है यार बहुत बेकार है, मुझे तो पसंद नहीं आई, ऐसा है वैसा है, और इसी तरीके से कर करके एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो टोक्यो रिवेंजर को इतना हेट मिलता है उसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रेंड एक बहुत बड़ा रीजन है, जो मेरे ख्याल से गलत है ऑब्वियसली। फिर हमारा सेकंड पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इसे बहुत हेट करते हैं, वो है ताकेमिची इज अ क्राई बेबी। इस पॉइंटर से तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है ताकेमिची, वो भाई बहुत रोता है, जब देखो जब भाई बस वो रोता ही रहता है। और मैं सच बताऊं तो इसका रोना कई बार ना बहुत इरिटेट कर देता है। अगर आपने इसके अगर शुरू के 8-9 एपिसोड तक झेल लिया तो आप इसके आगे की स्टोरी को बड़े आराम से झेल लोगे, पर शुरू के 8-9 एपिसोड ही झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 8-9 एपिसोड तक आपको आदत नहीं होगी किसी इंसान को इतना रोते हुए देखने की, और ये जब देखो जब बस रोता ही रहता है बस। फिर हमारा थर्ड पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इसे बहुत हेट करते हैं, वो है कैरेक्टराइजेशन। बहुत से लोगों को इस एनिमे की कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी लगती है, और बहुत से लोगों को इसके अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई गई है वो बहुत बेकार लगती है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी लगती है, खासकर ताकेमिची की, द्राकिन की, हाकिशिबा की, तकाशी, मित्सुयो की, इन सबकी कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जैसे आप ताकेमिची को देखो तो वो पहले कितना रोता रहता था, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था, फिर वो कैसे कैसे धीरे धीरे करके खुद को इम्प्रूव करता है, खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है, तो ये वाली कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी लगती है। फिर जैसे आप देखो द्राकिन को, तो उसके मम्मी पापा नहीं थे पर वो फिर भी कितना सुधरा हुआ बंदा है, वो कितने अच्छे से बात करता है, लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करता है, ये सारी चीजें देख करके मेरे को इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं बात करूं कि किसका कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा तो है हाकिशिबा की, कि वो किस तरीके से अपने भाई से बचपन से असॉल्ट होते हुए आता है, पर वो किस तरीके से अपने डर को ओवरकम करता है, सारी चीजें देखने में सच में बहुत मजा आता है। बहुत से लोगों को माइकी का कैरेक्टर नहीं समझ में आता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ या फिर वो यहाँ तक कैसे पहुंच गया। तो माइकी के साथ कुछ चीजें हुई हैं, हमें थोड़ा बड़ा दिखाया भी गया है, पर अगर मैं मेन स्टोरी की बात करूं तो हमें आज तक नहीं दिखाई गई है, जो हमें आने वाले सीजन्स में ऑब्वियसली दिखाई जाने वाली है। तो #नो स्पॉइलर, आप खुद ही देख लेना। फिर हमारा फोर्थ पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इस एनीमे को बहुत हेट करते हैं, वो है वायलेंस एंड थीम। यार मुझे नहीं पता कि ऐसे लोग कहां से आते हैं जिनको वायलेंस वाली थीम या कोई भी एक पर्टिकुलर थीम नहीं पसंद होती, उसके बाद भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने पहुंच जाते हैं। यार आप, मैं या कोई भी एनीमे देखने जाता है तो उसका कोई ना कोई रिव्यू ले करके जाता है, या तो वो किसी यूट्यूबर से या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं रिव्यू ले लेता है, या फिर उसे उसको कोई दोस्त बताता है कि एनीमे अच्छी है जा भाई देख ले, मूवी अच्छी है जा भाई देख ले, या फिर ट्रेलर देख लेता है, कुछ भी। और सब छोड़ो, अगर आप कोई भी एनीमे या कुछ भी देखने जा रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, वहां पे पहले लिखा हुआ आता है ना कि भाई ये जो एनीमे है ये इसमें वायलेंस है नहीं है, ये हॉरर है, रोमांटिक है, ड्रामा है, किस टाइप की है, ये चीज लिखा होता है ना। पर उसके बाद भी भाई ये लोग किस तरीके से ऐसी एनीमे को देख लेते हैं अगर उनको ये चीजें नहीं झेली जाती। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई मुझे हॉरर नहीं पसंद, मैंने हॉरर देख ली। भाई ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे को वॉयलेंस वाली सीरीज नहीं पसंद पर मैं गया और बॉयज देख आया, फिर उसके बाद मैं आकर के बुराई करूं यार बॉयज बहुत बेकार है, देखने लायक नहीं है, बहुत वॉयलेंस है, ऐसा है वैसा है। तो यार मेरे अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट तो कोई सेंस नहीं बनाता, पर ठीक है फिर भी कुछ लोगों को इस चीज से दिक्कत होती है तो मैंने सोचा क्लियर कर दूं।
फिर हमारा फिफ्थ पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इस एनिमे को बहुत हेट करते हैं, वो इसकी आर्ट एंड एनिमेशन। बहुत से लोगों को टोक्यो रिवेंजर्स की जो एनिमेशन है वो पसंद नहीं आती। ये चीज कहीं ना कहीं सही भी है, पर ये इतनी बेकार भी नहीं है कि आप देखने जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा बे छी यार ये क्या देख लिया मैंने ना, ऐसा नहीं है। आप देखोगे आपको सच में मजा ही आएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग कई सारी जगह पे तो इसकी एनिमेशन बहुत अच्छी भी है। इनफैक्ट बहुत से लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार हर एनिमे की जो एनिमेशन है वो डीमन स्लेयर जैसी क्यों नहीं है, कितना भी मस्त हो भाई, एकदम मस्त हो। तो यार देखो, हर एनिमे की जो एनिमेशन होती है वो उसके बजट पर डिपेंड करती है, और उसका बजट डिपेंड करता है कि वो एनिमे या वो मांगा कितनी पॉपुलर रह चुकी है पास्ट में, तो उसी के ऊपर उसका बजट डिसाइड किया जाता है। खैर जो भी हो, पर आपको इसकी एनिमेशन बुरी नहीं लगेगी, आप देखोगे आपको मजा ही आएगा। फिर सिक्स्थ पॉइंटर आता है जिसको वजह से लोग इसे बहुत हेट करते हैं, वो टाइम ट्रेवलिंग एंड मैकेनिज्म। कुछ लोगों को इस एनिमे के अंदर जो टाइम ट्रेवल है वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आता। वैसे मैंने इस टॉपिक पर पहली बात कर लिया है, तो ये वाला पॉइंट हम यहीं पर खत्म करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इस एनिमे को बहुत हेट करते हैं, वो है ओवर हाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। कई बार एक हाई एक्सपेक्टेशन, हाई होप आपको एक हाई डिसअपॉइंटमेंट भी दे जाती है। पता नहीं लोगों ने इस एनिमे के बारे में ऐसा क्या सोच लिया था कि भाई क्या ही आने वाला है, क्या ही होगा। उन्होंने इसकी एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ही ऊपर पहुंचा दी थी, और जब ये एनिमे आई, ये भले से कितनी भी अच्छी हो, पर अगर ये उनकी एक्सपेक्टेशन तक मैच नहीं कर पाई तो उनकी एक्सपेक्टेशन टूट गई, जिसकी वजह से लोग इसे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। वैसे यार मैंने बहुत बुराई कर ली है टोक्यो रिवेंजर के बारे में, पर ऐसा नहीं है कि एनिमे ही बुरी है। इसके अंदर जितनी बुराइयां हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छाइयां भी हैं। चलो मैं बताता हूँ मुझे एनीमे इतनी क्यों पसंद है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये एनीमे क्यों पसंद है। तो हमारा अगला पॉइंटर आता है, व्हाई डू पीपल लव टोक्यो रिवेंजर्स। तो हमारा सबसे पहला पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इस एनीमे को बहुत पसंद करते हैं, वो है ऑसम विलन। भाई साहब इस एनीमे में जो विलन है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो हर पॉसिबिलिटीज को पहले ही प्लान करके रखता है। टाकीमिची भले से फ्यूचर से आया, पर वो हर बार टाकीमिची को ओवर स्मार्ट कर देता है, और कितनी बार तो हमें ही ऐसा लगता है कि शायद वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है, पर ऐसा नहीं है ऑब्वियसली। अगर मैं कहूं कि ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट विलन है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, और मुझे तो ऐसे विलन्स को देखने में सच में बहुत मजा आता है। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। टोक्यो रिवेंजर्स में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनकी खुद की पर्सनैलिटी है, खुद के मोटिव्स है, खुद की बैक स्टोरी है, जिनको देखने में लोगों को बहुत मजा आता है। इस सीरीज में ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्टोरी लोगों को इमोशनली एंगेजिंग और कनेक्टिंग फील होती है, जिसकी वजह से लोग ऐसे एनिमे को बहुत पसंद करते हैं। फिर थर्ड पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इस एनिमे को बहुत पसंद करते हैं, वो है कैरेक्टर ग्रोथ। टोक्यो रिवेंजर्स के अंदर जो कैरेक्टर ग्रोथ है वो फिजिकल और एक्सटर्नल से वे बियॉन्ड है। इसमें हमें बहुत सी चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई गई हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स, वैल्यूज, रिलेशनशिप्स और भी बहुत कुछ। इस एनिमे में जो एक होलिस्टिक अप्रोच ली गई है कैरेक्टर ग्रोथ को लेकर के, वो इसकी स्टोरी को एक डेप्थ देती है और ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। फिर अगला पॉइंटर आता है टाइम ट्रेवलिंग एंड मेस। ये पूरी की पूरी एनिमे बेस्ड इसी चीज पर है। हमें हर बार लगता है कि यार इस बार तो फ्यूचर में सब सही हो गया होगा, पर फिर नेक्स्ट सेकंड ही हमें पता चलता है कि यार कुछ सही तो नहीं हुआ, पर हर चीज और बेकार हो गया। फिर हम सोचते हैं कि यार अब आगे क्या होगा, अब आगे कैसे सारी चीजें सही होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर ये दोबारा पास में जाता है, वहां पे सारी चीजें सही करता है, पर फिर वही सारी चीजें हो जाती हैं, और फिर यही चीज कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही वाली चीज लोगों को बहुत पसंद आती है। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इस एनिमे को बहुत पसंद करते हैं, वो है थीम ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। टोक्यो रिवेंजर के अंदर जो थीम एक्सप्लोर करी गई है फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, कॉमरेड्स को लेकर के, ये लोगों को बहुत पसंद आती है। और खासकर जो टोक्यो मांजी गैंग के जो मेंबर्स हैं, या कह लो जो टाकीमिची के जो फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई गई है, ये लोगों को बहुत पसंद आती है और बहुत ही रिलेटेबल भी लगती है। फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इस एनिमे को बहुत पसंद करते हैं, वो इमोशनल इम्पैक्ट। इस एनिमे के जो राइटर है, या मैं कहूँ ये जो एनिमे है, ये इमोशनल और इंटेंस सीन को दिखाने में बिल्कुल भी नहीं शर्माती, और बहुत से फैंस को ये इमोशनल डेप्थ देखने में बहुत मजा आता है, और यही इमोशनल डेप्थ उन्हें इस एनिमे के कैरेक्टर से कनेक्ट भी कराता है, जिससे इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही इंपैक्टफुल फील होती है। फिर हमारा अगला पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इस एनिमे को बहुत पसंद करते हैं, वो है रिलेटेबल थीम। टोक्यो रिवेंजर्स की ये जो स्टोरी है बहुत से लोगों के बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स को छू देती है, जैसे रिग्रेट, सेकंड चांस, डिजायर टू प्रोटेक्ट समवन और भी बहुत कुछ, और यही सारी चीजें लोगों को एक पर्सनल लेवल पर जाकर के टच भी करती है। फिर हमारा 8th पॉइंटर आता है जिसकी वजह से लोग इस एनिमे को बहुत पसंद करते हैं, वो है एक्शन सीक्वेंस।
इस एनिमे में जो हमें एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो बहुत ही अच्छे से एनिमेटेड है और इसके अंदर की फाइट्स भी बहुत इंटेंस है जो ऑब्वियसली लोगों को बहुत पसंद आती है। फिर मेरा अगला पॉइंटर आता है जिसकी वजह से पर्सनली मैं और बहुत सारे लोग इस एनिमे को बहुत पसंद करते हैं, वो है रिलेवेंस टू रियल लाइफ। अगर मैं 1 मिनट के लिए इस एनिमे के अंदर जो सुपर नेचुरल चीजें दिखाई गई हैं, जो टाइम ट्रेवल दिखाया गया उसको उस साइड में रख दूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक एनिमे है। वैसे मैंने इस पॉइंटर के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है पहले वाले पॉइंटर्स में, तो आप समझ जाओगे इसमें क्या है, क्यों लोगों को ये इतनी पसंद आती है। वैसे अगर आपको ये वीडियो अभी तक में पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। वैसे मैंने पहले सोचा था कि अगले सेक्शन में मैं सीजन 1 सीजन 2 का एक ओवरव्यू दे दूंगा कि उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या मेन चीजें हुई थी, ताकि आपको आगे की सीजन समझने में आसानी हो। पर अगर मैं उसको भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर लेता तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाती, जिसकी वजह से मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाने वाला हूँ या बना दी है। आप उसको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। आप उसको जरूर देख लेना, आपको आगे की सीजन समझने में आसानी होगी। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंटर की तरफ जो है ऑन व्हाट टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 इज बेस्ड ऑन। तो सीजन 3 बेसिकली बेस्ड होने वाली है माइकी पर। जैसे जैसे सीजन 3 की स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पता चलेगा माइकी की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में और उसके एक दूसरे भाई के बारे में जिसका नाम है इजाना कुरुकावा, जो अपनी गैंग टेंजिको के साथ दिखाई देने वाला है, जो ऑब्वियसली हमारे सीजन 3 की विलन गैंग भी होने वाली है। फिर हम आगे जाकर के धीरे धीरे इनके फैमिली की केमिस्ट्री और इनके कनेक्शंस भी समझ पाएंगे ब्लैक ड्रैगन के साथ, और हम ये भी जान पाएंगे कि इजाना माइकी के अगेंस्ट में क्यों है। पर क्या आपको सीजन 1 और सीजन 2 की स्टोरी याद है? मैं तो पर्सनली काफी कुछ भूल गया था कि कौन सी गैंग की किस गैंग के साथ फाइट हुई थी या बहुत कुछ। तो मैंने पूरी एनीमे दोबारा देखी, आपको ना देखनी पड़ी इस वजह से मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना दी है कि सीजन 1 सीजन 2 में मेन क्या क्या चीजें हुई हैं। तो आपको वो देखनी है अगर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके जरूर देख लेना, या फिर आप सीधा ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करोगे तो भी आप उस वीडियो पर पहुंच जाओगे। वैसे अगर आपने नारुतो देख रखी है और आपको इताची का कैरेक्टर बहुत पसंद है तो आपको इताची की पूरी स्टोरी जरूर पता होगी, राइट? जो एनीमे में नहीं दिखाई गई है वो भी। आप टेंशन मत लो, मैंने इताची शिंडेन की एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन बना रखी है, आप उसको जरूर देख सकते हो। आपको वो देखने में बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी।